अभिवादन करती हूँ। आज हम स्पर्श पाठ्यपुस्तक कक्षा 9वीं की कविता गीत अगीत पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह और उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। यहाँ हम उन्हें चित्र के रूप में देख सकते हैं। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रेरक देशभक्तिपूर्ण रचना के कारण राष्ट्रवादी भावना पैदा की। दार्शनिक कवि श्री दिनकर ने हिंदी साहित्यकारों में लौकिक सूर्य की तरह बढ़ोतरी की। उनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती ये उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। आओ जानें प्रकृति का संगीत क्या है। संगीत सृष्टि के जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। सरिताओं की कलकल मधुर ध्वनि से कौन नहीं मोहित होगा। हवा के झोंकों से खड़खड़ाते पत्तों में भी संगीत की ध्वनि हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस करेगा। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की बोलियां, भौरों की गुंजार, बुलबुल की मधुर चहचहाहट, पक्षियों के सांध्य गीत, कोयल की मधुर पंचम तान और मोर की मादक गति में प्रकृति का संगीत समाया हुआ है। समुद्र गर्जन तथा विशाल आकाश के तारों की झिलमिलाहट में दिव्य संगीत का आनंद अनुभव किया जा सकता है। वसंत देखकर दिल नाच उठता है। रिमझिम बरसात मन को मोह लेती है। इंद्रधनुष हमारे अंतरंग में रंगीन सपने सजाता है। प्रकृति हमें शारीरिक तथा मानसिक सुख देती है। सूर्य की पहली किरण से लेकर चांद की चांदनी तक, खुले मैदानों से लेकर जंगल और पहाड़ों तक, नदी के कलकल मधुर संगीत से लेकर समुद्र में उठती लहरों तक, पेड़ पर बैठी चिड़िया की चहचहाहट को हमें अनुभव करना चाहिए। इसके बिना तो जीवन में रंग भी नहीं है। आइए पाठ का सार देखें। प्रस्तुत कविता गीत गीत कवि के मन के द्वंद्व की कविता है। कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। कविता के प्रथम भाग में नदी बहने का दृश्य है। कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख से दुखी होते हुए, गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है।
यहाँ बहती हुई नदी दिखाई गई है जो गीत गाते हुए बहती जा रही है। ऐसे में लगता नदी अपने उद्गम स्रोत जहाँ से वह निकली है, झरनों से बिछड़कर आई है और वियोग कम करने के लिए किनारों के पत्थरों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किनारे के पास एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने पतझड़ में होने वाली दुर्दशा के सपनों के गीत सुनाता। तो यहाँ पर किनारे पर चुपचाप खड़ा गुलाब कुछ सोच रहा है। झरने से निकली नदी गाती हुई बह रही है। गुलाब अपनी पीड़ा लिए किनारे पर मौन खड़ा है। सवाल है, नदी का मुखरित रूप सुंदर है या गुलाब का मौन रूप? यानी नदी की आवाज़ आ रही है लेकिन गुलाब मौन है। कविता के दूसरे भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है, यानी कि गर्म कर रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा गाना चाहती है लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही। कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोक गीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गीत सुंदर है या प्रकृति का अगीत सुंदर है। प्रथम काव्यांश देख लेते हैं। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुँह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। गीत जो गाया गया हो, अगीत जो गाया ना गया हो, विरह वियोग बिछुड़न, तटिनी नदी तटों के बीच बहती हुई, वेगवती वेग से तेज गति से, उपलों किनारों के पत्थरों से, विधाता ईश्वर, निर्झरी झरने से निकलने वाली नदी, पाटल गुलाब, मूक मौन शुक तोता, शुकी मादा तोता, खोंता घोंसला, अंडे सेना पक्षियों का अंडे पर बैठकर अंडे को गर्मी पहुंचाना, पर्ण पत्ता या पर, स्नेह स्नेह प्यार, सनकर डूबकर, पर पंख, आलह एक लोकगीत, कड़ी गीत की एक पंक्ति, विधना भाग्य विधाता, गुनना महसूस करना, सोचना, अंतर फूलना, दिल खुश होना। आइए व्याख्या करें। कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में गीत गाते हुए आगे बड़ी तेजी से बह रही है।
ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों के पत्थरों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपनी पतझड़ में होने वाली दुर्दशा के सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बहकर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। आइए इसका दूसरा काव्यांश देखते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शब्दार्थ शुक तोता, खोंते घोंसला, पर्ण पत्ता, पंख, शुकी मादा तोता। प्रसंग यहाँ शुक के मुखरित गीत और शुकी के आनंदपूर्ण मौन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या। कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है, यानी कि अंडों को गर्मी पहुंचा रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसका मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूला नहीं समा रही है, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। विशेष पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठे अंडे है सेती में दृश्य बिंब है, अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। दृश्य बिंब यानी कि एक फीचर फिल्म की तरह जो हमारे आँखों के सामने से होकर निकल जाए। दो प्रेमी है यहाँ जब एक बड़े सांझ आला गाना गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुणती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। आइए इसका प्रसंग जाने। यहाँ प्रेमी का आल्हा गाना और उसे सुनकर प्रेमिका के आनंदित हो उठने का सुंदर चित्रण हुआ है। व्याख्या। सांझ होते ही प्रेमी जब आल्हा यानी कि एक प्रकार का लोकगीत गाता है तो उसके पहले स्वर को सुनकर उसकी प्रेमिका घर से खिंची चली आती है और नीम की छाया में चोरी चोरी छुपकर आल्हा सुनती है। उसके मन में इच्छा होती है कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी द्वारा गाए जाने वाले गीत की एक पंक्ति क्यों नहीं बनाया, परंतु वह सोच कर ही रह जाती है, अपने इस भाव को व्यक्त नहीं कर पाती है। गाता तो प्रेमी है पर उस गायन का आनंद प्रेमिका को आता है और उसका दिल खुश हो उठता है।
सवाल वही है कि प्रेमी द्वारा गाया जाने वाला आल्हा गीत सुंदर है या प्रेमिका के मन में आला की एक पंक्ति, एक कड़ी बनने की इच्छा जो अनकही रह जाती है, वह सुंदर है। आइए प्रश्न करते हैं। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। उत्तर, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जब शुक गाता है तो शुकी का हृदय प्रसन्नता से फूल जाता है, वह उसके प्रेम में डूब जाती है। शुकी के हृदय में भी गीत उमड़ता है, पर वह स्नेह में सनकर ही रह जाता है। शुकी अपने गीत को अभिव्यक्त नहीं कर पाती, वह शुक के प्रेम में डूब जाती है, पर गीत गाकर उसका उत्तर नहीं दे पाती। प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? प्रेमी प्रेम भरा गीत गाता है तब उसकी प्रेमिका की यह इच्छा होती है कि वह भी उस प्रेम गीत का एक हिस्सा बन जाए। वह गीत की कड़ी बनना चाहती है, एक पंक्ति बनना चाहती है। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। उत्तर, गीत अगीत कविता में प्रथम छंद में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। सामने नदी बह रही है, मानो वह अपने कलकल स्वर में वेदना प्रकट करती है। वह तटों को अपनी विरह व्यथा सुनाती है। उसके किनारे उगा गुलाब का पौधा हिलता रहता है, मानो कुछ कह रहा हो, विधाता ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपनी व्यथा कह पाता। नदी गा गा कर बह रही है और गुलाब चुपचाप खड़ा है। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पशु पक्षी अपने भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। कई मायनों में पशु पक्षी प्रकृति को शुद्ध भी रखते हैं। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। मनुष्य को प्रकृति का शांत वातावरण लुभाता है। संध्या उसके मन में प्रेम जगाती है। प्रकृति का संगीत मनुष्य के हृदय को आनंदित करता है। प्रकृति मनुष्य के सुख दुख में उसका साथ निभाती लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। गीत अगीत में बस मामूली सा अंतर है। जब मन के भाव प्रकट होते हैं तब वे गीत का रूप ले लेते हैं। जब हम उन भावों को मन ही मन अनुभव करते हैं और कह नहीं पाते, तब वह अगीत बन जाता है। अगीत का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कभी न कभी उन्हें गाया भी जा सकता है। जिस भावना या मनोदशा में गीत बनता है वह ही अगीत होता है। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। केंद्रीय भाव यह है कि गीत रचने की मनोदशा ज्यादा महत्व रखती है, उसको महसूस करना आवश्यक है। जैसे कवि को नदी के बहने में भी गीत सुनाई पड़ता है, उसे शुक शुकी की क्रियाकलापों में भी गीत नजर आता है। कवि प्रकृति की हर वस्तु को गीत गाता महसूस करता है। उसका कहना है, जो गाया जा सके वह गीत है, जो गाया ना जा सके वह अगीत है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत से लिया गया है। इसके कवि एक गुलाब के पौधे की व्यथा का वर्णन करता है। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नदी के किनारे उगा गुलाब का पौधा उसके कलकल बहने के स्वर को समझता है कि वह अपनी बात तटों से कह रही है। अगर उसे भी स्वर मिला होता तो वह भी पतझड़ की व्यथा को सुना पाता। उसके भाव गीत ना होकर अगीत ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न। गाता सुख जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर।
प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत से लिया गया है। यहाँ कवि शुक और शुकी के प्रसंग के माध्यम से गीतों के महत्व को प्रस्तुत किया है। कवि के अनुसार शुक जब डाल पर बैठकर किरण बसंती का गीत गाता है तो शुकी पर उसकी स्वर लहरी का प्रभाव पड़ता है और उसमें सिहरन होने लगती है। उसकी स्वर लहरी पत्तों से छन छन कर शुकी के अंगों में समा जाती है, अर्थात शुक का गीत शुकी को इतना आकर्षक लगता है कि वह उसमें खो जाती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने बताया है कि एक प्रेमी जब संध्या के समय गीत गाता है तो उसका प्रभाव उसकी प्रेमिका पर पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से कवि ने गीतों के महत्व को स्पष्ट किया है। तब संध्या के समय प्रेमी गीत गाता है तो उसके गीत से मंत्रमुग्ध सी उसकी प्रेमिका उसकी ओर खींची चली आती है। उसके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगती है कि काश वह उस गीत को गा सकती, वह भी उसकी कड़ी बन पाती। आइए वाक्य विन्यास को देखें। देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि विधाता मुझे स्वर देते। प्रश्न, बैठा शुक उस घनी डाल पर, उस घनी डाल पर शुक बैठा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों ना हो सकी। शुकी बैठ अंडे है सेती, शुकी बैठ कर अंडे सेती है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। शुकी कहाँ बैठकर अंडे से रही है। उत्तर, पेड़ की छाया में बने अपने घोंसले में। गुलाब के हृदय में किस बात को लेकर कसक है। उत्तर, विधाता ने उसे स्वर क्यों नहीं दिया। प्रेमिका नीम की छाया में छिपी क्या सोचती है। उत्तर, वह गीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई। किसका स्वर जंगल में मुखरित हो रहा है। शुक, तोते का। शुकी का गीत कैसा है। उत्तर, अगीत है। नदी तट किनारे से क्या कहना चाहती है। उत्तर, अपने मन की व्यथा। प्रेमी किस प्रकार का गीत गाता है। उत्तर, प्रेमी आल्हा गाता है। गीत अगीत कविता में किसका चित्रण है। उत्तर, प्रकृति के सौंदर्य का, जीव जंतुओं के ममत्व का यानी कि ममता का, मानवीय राग और प्रेम भाव का। उत्तर है सभी सही हैं। निर्झरी किस प्रकार बह रही है। उत्तर, गा गा कर कल कल करती। गुलाब का पौधा किस प्रकार खड़ा है। उत्तर, चुपचाप। गीत अगीत कविता के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 30 सितंबर सन 1905 को बिहार के मुंगेर जिले में। गीत अगीत कविता में 3 जोड़े कौन से हैं। नदी गुलाब, शुक शुकी, प्रेमी प्रेमिका। उत्तर, सभी सही हैं, यानी कि यहाँ पे तीनों जोड़े दिए हुए हैं। नदी किसके विरह में गीत गाती है। नदी अपने उद्गम स्रोत यानी जहाँ से निकली है झरना के विछोह में गीत गाती है। नदी रास्ते के पत्थरों से क्या बतियाती है। वह रास्ते के पत्थरों को अपनी व्यथा सुनाती है। मादा शुकी अपने भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करती है। आनंद से पंख फुलाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है। कवि की दुविधा क्या है। कवि की दुविधा है कि गीत अगीत दोनों ही सुंदर हैं। शुकी क्या कर रही है। शुकी अंडों को से रही है। पेड़ की डाल किस पर छाया कर रही है। पेड़ की डाल घोंसले पर छाया कर रही है। कविता से क्या जाना क्या पाया। यह एक द्वंद्व कविता है।
जो गाया जा चुका है वह सुंदर है, अथवा गाने की ललक लिए जो अनगाया ही रह गया वह भी सुंदर है। कविता में 3 चित्र हैं। एक, गीत गाती बहती नदी और किनारे पर मौन खड़े गुलाब का। दूसरा, गीत गाते शुक और शुक के प्यार का मौन अनुभव करती शुकी का। तीसरा, आला गाते हुए प्रेमी और गीत की कड़ी बनने की ललक लिए प्रेमी के गीत को सुनकर आनंदित होने वाली प्रेमिका का। कवि का आशय है कि गीत तो सुंदर है, किंतु गीत गाने की ललक में अनगाया गीत भी कम सुंदर नहीं। गीत का सौंदर्य मुखरित होने में है, तो अगीत का सौंदर्य मौन अनुभव में है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।